लेते हैं। हम्म। ओके, परफेक्ट। सो नमस्कार आप सभी लोगों का, वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेस ट्रांस टॉक विद हबी सांकृत। और हमारे आज के कॉल में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत यादव, जो वैसे तो मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद ही सवाल पूछते रहते हो डॉक्टर साहब के बारे में। एंड ही इज अ की होल स्पेशलिस्ट। इनके जो रिजल्ट्स हैं, हमारे एकम भाई हैं, हमारे ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं सबको पता है, एकम जो हमारे एडमिन है, और अपने रिजल्ट्स भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। सो फैंटास्टिक रिजल्ट्स डॉक्टर साहब से। तो आपके अगर सवाल हैं, जैसा कि बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली डॉक्टर साहब वांटेड टू शेयर अ स्मॉल पीपीटी, जैसे डॉक्टर नंदा ने भी करी थी, बहुत अच्छा वो होता, लेकिन अभी क्योंकि डेट्स का कुछ कंफ्यूजन हो गया, मुझे ऐसा लगा कि आज है और वो था एक्चुअली 21 तारीख का। तो अगर आप लोगों के सवाल हैं, आप सीधे वो पूछ सकते हैं। मेरे पास जो 2-4 सवाल आए हैं, मैं वो पूछ सकता हूँ डॉक्टर साहब से। सो आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। आवाज क्यों नहीं आ रहा है मेरा आवाज आपको? आपका आवाज आ रही है। संस्कार सिर्फ तुम्हारे को नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे उसके आगे ऑडियो का पिक्चर भी नहीं आ रहा है। सो तुमको जो है इसको कोई संस्कार को बता दो जरा। ऋत्विक, जरा टेल हिम प्लीज कि ही नीड्स टू हम्म, कनेक्ट टू द ऑडियो, उसके हम्म, सेल फोन के ऑडियो से। ही इज द Sure, ओनली sure, I'll do that. आवाज नहीं आ रहा है। ओके। ओके। तो चलो मैं थोड़ा सा थोड़ा सा बताता हूँ कि जो मैं की होल करता हूँ और क्या हम न्यू टेक्निक हमारी क्या डिफरेंट है जो बाकी डॉक्टर्स से, जो बाकी प्लास्टिक सर्जन्स हैं। सो जैसा बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि सब मेरे ऑडियो में आपको आ रहा है ऑडियो? नहीं नहीं सर, आपको नहीं है, बाकी सबको आ रहा है। वो उसको समझा रहा है लड़के को। आप ओके चैट्स ओके, पर ध्यान ठीक ही है मत दीजिए, आप भैया ठीक है जिसको ठीक है करना ठीक है। है। सो जो सबसे बड़ा चैलेंज है, देखिए, जो और सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो है की होल। और की होल में चाहे साइज कितना ही हो, टोसिस मतलब कि जो टोसिस का मतलब है ब्रेस्ट पूरी सैग हो चुकी है। आईएमएफ जो इंफ्रामेमरी फोल्ड है, अगर निप्पल उसके नीचे चला जाता है तो यानी कि जो है वो सेगिनेस है, उसमें टोसिस है। ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। सो जैसा फीमेल के अंदर वो टोसिस होता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो है डिमांड जो आती है वो की होल की आती है। चाहे उसका कितना ही सैग हो रहा हो, चाहे वो कितने ओबीज हो, कितना ही बड़ा हो, लेकिन सबसे पहले जो है प्रेफरेंस की होल की डिमांड आती है। अब मेरा जो है बेसिकली मैं बहुत ज्यादा, देखिए, थ्योरेटिकली नहीं जाता हूँ कि किटोसिस है या बहुत ज्यादा सेगिनेस है तो मैं उसमें की होल नहीं करूं। क्योंकि जो है, जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी ट्रांस मैन आते हैं, सो वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं। मैं कितनी लाख कोशिश करूं, कितना उनको समझाऊं, लेकिन उनका एक फिक्स माइंडसेट है कि हमें ऐसा, या तो वो रिजल्ट पहले के देखते हैं और जो लोग जिन्होंने शेयर किया है सो उनकी एक्सपेक्टेशंस वैसी रहती हैं, तो माइंडसेट से आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनको की होल चाहिए। उनको बताने में, उनको समझाने में मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ट्राई भी उनको बता देता हूँ कि ये आपके लिए ऑप्शन है और जैसा आप करना चाहते तो मैं कर दूंगा। अब मेरे पास जो टेक्निक है, मैं क्यों इतने जो बाकी सर्जन्स हैं वो उसमें मना कर देंगे, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, प्रोवाइडेड जो है पेशेंट समझे जो है। और एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हम्म। एक और आएगा मेरा, वो भी देंगे। तो उसके अंदर जो है मेरे पास जो टेक्निक है मैंने ऐड किया, तो मेन क्या इशू आता है, स्किन लूजनिंग। तो इसमें हमें सबको पता है कि फैट निकालते हैं, टोटल ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं, जिसको हम सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टमी। तो मेस्टेक्टमी का मतलब है टोटल ब्रेस्ट टिश्यू। इसमें दो तीन चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक आती हैं, या मैं बहुत सारी रिवीजन सर्जरी भी करता हूं जो बाकी किसी दूसरे सर्जन ने कराई हैं। तो उसमें मेन है कि स्किन लूज होती है, लूज क्रम्पल टाइप में हो जाती है, ऐसे क्या बोलते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। एंड दूसरा जो है, ब्रेस्ट टिश्यू जो है, एक तो जो फोल्ड बना हुआ है, जैसे अब हमें ये फीमेल
ब्रेस्ट को पूरा मेल में कन्वर्ट करना है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जो नीचे जो फोल्ड बना हुआ है, जो नेचुरली फीमेल के अंदर बना होता है, उसको हमें कंप्लीटली रेडी मतलब कंप्लीटली हटाना पड़ता है, तभी वो कंटूर आएगा मेल जैसा। करेक्ट। सेकंड, उसमें जो है जो मिड लाइन है, सो वहां पे टिश्यू बहुत नजदीक रहता है जहां से ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, तो वो हटाना जरूरी है। नहीं तो जो मिड लाइन है ये चीज, यहाँ पे थोड़ा बल्ज दिखाई देता है। सो इसके लिए मेरे पास अब जितनी भी स्किन टाइटनिंग की डिवाइसेस हैं, या जो फैट अच्छे से निकाले, स्किन को थिन भी कर दे, अच्छे से रिट्रैक्ट हो, उसके लिए मेरे पास वीजर है जो कि अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोसक्शन रहता है, फैट को मेल्ट कर देता है, इजी हो जाता है प्रोसीजर। सो इसमें दो तरीके से रहता है, किसी को नॉर्मल फैट भी रहता है, या किसी को जिसका वेट नॉर्मल है, जैसे थिन बिल्ट है, वेट ज्यादा नहीं है, और उसको जो है प्योर जो है ब्रेस्ट टिश्यू रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है लाइपोसक्शन का। उसमें हाँ, जो स्किन के नीचे जो अटैचमेंट है उसको रिलीज करने में जो है उसका रोल रहता है। सेकेंड, वेजर के बाद माइक्रो एयर जो कि पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन है। इससे क्या होता है कि जो फैट निकलता है वो ट्रोमेटिक नहीं निकलता। देखिए जो है हमें फैट ये फर्म रहता है, रेजिस्टेंट रहता है, हार्ड रहता है, तो ये नॉर्मल जैसे पेट वाला चर्बी नहीं है ये जो कि इजीली निकल जाए। यहाँ पे जो फैट है काफी टफ रहता है, तो उसको निकालने के लिए पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन है, वो उसको हम माइक्रो एयर बोलते हैं। थर्ड जो है अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है लेजर लाइपोसक्शन। अब इसके मोटे मोटे दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि ये फैट को प्रॉपरली मेल्ट कर देता है, और जो है बिल्कुल छोटे से पंचर होल के थ्रू जो है बिल्कुल चारों तरफ का फैट मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, फिर हम उसको निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा जो इसका फायदा है कि जो सबसे ज्यादा जो की होल के लिए परेशानी रहती है वो है स्किन लूजनिंग। ये डिवाइस रेज लेजर की रेज जाती हैं जो कि हीट करती हैं स्किन के नीचे वाली लेयर को, और उससे क्या होता है कि स्किन कॉन्ट्रैक्शन, स्किन जो है टाइटनिंग बहुत बेटर होती है। हालांकि सबको एक चीज समझना होगा कि स्किन टाइटनिंग ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इमीडिएटली सर्जरी कराई, क्योंकि मेरे पास वर्स्ट टू वर्स्ट केस आते हैं, बहुत नीचे तक लटके हुए हैं, तो उनको एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस। आपको स्किन को टाइम देना पड़ेगा। देखिए मेरे हाथ में सर्जरी करना है, लेकिन जो साइंस है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। स्किन को रिट्रैक्ट होने में, स्किन को टाइटनेस, अब ये इतनी स्किन जो है एक्सपेंड हो चुकी है, उसको वापस जाने में टाइम लगेगा। चाहे वो हम कोई भी टेक्निक यूज करें, उसको टाइम जरूर लगेगा। तो इनिशियली आपको अनइवननेस दिखाई देगी, फोल्ड भी दिखाई देंगे, सेंसेशन भी डिस्टर्ब रहेंगे, स्वेलिंग भी रहेगी, ब्रूजेस भी रहेगा, लेकिन टाइम के साथ जो है, और किसी किसी को जो है निप्पल जो है एरियोला जिसको बोलते हैं, वो भी थिकनेस दिखाई दे दे, तो थिक फील होगा इनिशियली, धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा। तो ये चीज सबको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट के लिए 3 to 6 months आपको वेट करना पड़ेगा। एंड अब मैंने सर्जरी कर दी है, प्रॉपर मैंने फैट निकाल दिया, टिश्यू निकाल दिया, लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान करना है, वो है मसल्स, पेक्टोरिस मेजर मसल को डेवलप करना। आप जिसके भी अच्छे रिजल्ट देखेंगे, देखिए रिजल्ट में मेरा एक लिमिटेड रोल है, जो पेशेंट का रोल है, अगर उसकी मसल्स अच्छे से बनी हुई है, तो जितने भी आप देखोगे जो बेस्ट आप बोलते हैं ना, बेस्ट रिजल्ट आए हैं, या जो बहुत सारे रेफरेंस लेके आते हैं, तो उनका एक ही है, उनकी ऑलरेडी मसल जो है पेक्टोरस मेजर मसल, ये अच्छे से बनाई हुई है उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने पहले से, बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी करते हैं, उनका बिल्ड भी अच्छा रहता है, एथलेटिक बॉडी रहती है, अच्छे से ये वाली चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे जो है जब वो निकल जाता है ब्रेस्ट टिश्यू, तो शेप एकदम प्रॉपर मेल जैसी आएगी। उसमें भी टाइम लगता है, और बेसिकली जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जैसे आप मसाज करेंगे, प्रेशर गारमेंट पहनेंगे, टाइम देंगे,
वो अपने आप बेटर से बेटर होती चली जाती है। तो सब कुछ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, कुछ आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि वो वेट 120 केजी, बीएमआई जिसका 35 से ज्यादा, अब ये बताओ उसको, और उसको चाहिए नहीं मुझे की होल ही चाहिए। अब बताइए उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है। मैं आपका फैट निकाल सकता हूँ, टिश्यू निकाल सकता हूँ, एक लिमिट लिमिट तक जो है स्किन रिट्रैक्ट होगी, लेकिन आपको ओवरऑल जब आप मेल बनना चाहते हैं, आपकी मेल के अंदर है, तो आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। सारा का सारा चीज मेरे ऊपर या किसी सर्जन के ऊपर मत छोड़िए। तो सही बात। ये एक मैं नॉर्मल एडवाइस देना चाहता हूँ। करेक्ट। और जो है हमारे पास वेजर, लेजर, माइक्रोएयर एंड रिन्यूवेन स्किन टाइटनिंग। रिन्यूवेन जो है हीलियम, प्लाज्मा और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये 3 टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। आप अगर यूएस यूके में देखेंगे तो वहां पे रिन्यूवेन या जे प्लाज्मा स्किन टाइटनिंग बहुत पॉपुलर है। हम्म। डिसएडवांटेज रिन्यूवेन का यही है कि उसकी जो कॉस्ट है, वो प्रोब की जो कॉस्ट है वो कॉस्टली आती है, एडिशनल कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो रिन्यूवन का जो प्रोब आता है जे प्लाज्मा का, सिर्फ उसका चार्ज करता हूँ मैं, बाकी एडिशनल चार्ज नहीं कर रहा हूँ फिर भी, लेकिन उसका कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। तो एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। यूएस के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्होंने डिस्पोजेबल बना दिए हैं, सो वन टाइम उसकी यूज होता है। तो ये 4 टेक्निक से मैं जो है ट्राई करता हूँ, जैसा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट आते हैं, तो उसमें बेटर टू बेटर स्किन टाइटनिंग का कंप्लीट फैट रिमूव, कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू रिमूवल, मेमोरी फोल्ड, इंफ्रा मेमोरी फोल्ड जो नीचे ब्रेस्ट के नीचे बन जाता है उसको कंप्लीट ऑब्लिटरेट करना, और साइड का भी जो मिड लाइन में भी है उसको सेफली निकालना ठीक। विद लेस एग्रेशन, लेस ब्लीडिंग, फास्टर आउटकम, फास्टर रिजल्ट, और डाउन टाइम कम से कम। करेक्ट। परफेक्ट। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और एक्चुअली कई सारी तो नई चीजें हैं जो हम सुन रहे हैं, जो लेजर टेक्निक आपने बताया। लेजर टेक्निक अभी अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, एंड इसका मेन ही रीजन है कि सबको बेसिकली देखिए की होल का डेफिनेटली देखिए एडवांटेज मुझे भी समझ में आता है। करेक्ट। एक एडवांटेज क्या है जो मेन इंडियन, और हम अगर फॉरेनर्स के स्किन को देखते हैं तो इंडियन स्किन के अंदर स्कारिंग की प्रॉब्लम रहनी रहनी है। हमारी बिल्कुल। स्किन जो है वो, अगर देखिए मैं इंडिया में कोई फेयर स्किन वाला रहेगा ना उसका स्कार बहुत अच्छा आता है डबल इंसिजन में, करेक्ट। लेकिन करेक्ट। हम जो है नॉर्मली सारे बिल्कुल वो फेयर नहीं है, जैसे नॉर्मल कलर है तो उसमें स्कारिंग की प्रॉब्लम जरूर आती है। सेकंड, डबल इंसिजन का जो डिसएडवांटेज है कि उसमें रिकवरी भी लेट होती है। थर्ड जो है स्कार पूरा कल पूरा लंबा आता है। हालांकि अब जो है डॉग ईयर का प्रॉब्लम नहीं आता है। मेरे कोई भी पिक्चर्स में देखेंगे या वीडियोस में, डॉग ईयर मैंने उसको खत्म कर दिया, लेकिन मैं स्कार को कितना भी अच्छे से ट्रीट करें, उसके ऊपर हम जेल लगाएं, हम सिलिकॉन जेल शीट लगाएं, प्रेशर गार्मेंट पहने, कुछ कुछ भी तो करें, रहेगा। लेकिन उसको हाइपरट्रोफिक या फिर थोड़ा सा वो मोटा होने के चांसेस जरूर रहते हैं। वो केलॉइड्स। जरूर दिखता है बेसिकली, जी तो जी। वो थोड़ा सा ये हमारी इंडियन स्किन के है की वजह से, ना कि हम कोई सूचरिंग में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर हमारी टेक्निक ठीक नहीं है या हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। अब जो वर्ल्ड की बस बेस्ट टेक्निक है वो मैंने अवेलेबल कर ली है, और हम बेटर टू बेटर रिजल्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। राइट। इसके साथ सर्जरी के बाद आरएफ के सेशंस भी देते हैं, जिससे देखिए अंदर से तो हमने लेजर कर दिया, वेजर कर दिया, या फिर हमने रिन्यूअल स्किन टाइटनिंग कर दी, बाहर से भी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मसाज के सेशंस हैं वो मिनिमम 3 to 5 सेशंस लेने से बाहर से भी जो है स्किन रिट्रैक्ट होती है, स्वेलिंग फास्ट रिड्यूस होती है, और जो है बेसिकली पेन भी कम होता है। तो ये सर्जरी के बाद भी जो है हम जितना भी इन्वॉल्वमेंट है मशीन्स का, टेक्निक का, वो हम जो है दे रहे हैं, और जिससे अंदर से भी टाइटनिंग हो जाए, बाहर से भी हो जाए, और रिजल्ट जो है परफेक्ट।
एब्सोल्युटली। मैं ये बीच में एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, आपने जैसे बताया ना कि इंडियन स्किन का प्रॉब्लम है, तो मेरा एक हुँ। फ्रेंड है जिसने अभी यहाँ पे कराई है न्यूयॉर्क में ही इतनी बढ़िया सर्जरी डॉक्टर साहब उसकी हुई है डबल इंसिजन की, 1 साल हो गया, लेकिन अब वही स्कारिंग का चक्कर है, ज़बरदस्त स्कारिंग है। वो र स्कार वो आपने देखिए बिल्कुल चाहे सही कहा न्यूयॉर्क कि में वो हमारी स्किन का प्रॉब्लम है। अगर मैं न्यूयॉर्क में सर्जन होता तो मेरे हाँ, पास 99% वाइट वाइट स्किन आती। करेक्ट, लेकिन करेक्ट। अब हम इंडिया में हैं तो हम स्किन को तो चेंज नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते, हमारे बिल्कुल। हाँ, तो वही, वही। लेकिन मैं भी देखता हूँ, मैं भी जब हम देखते हैं बाहर के रिजल्ट हमें लगता है कि क्या ऐसा क्या कर रहे हैं वो, क्या रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है? हुँ, लेकिन जब हमारे यहाँ पे भी कोई बिल्कुल आ जाता है तो उसका हुँ, भी रिजल्ट अच्छा ही आता है। एग्ज़ैक्टली, डबल इंसिजन में। एग्ज़ैक्टली। वो स्किन का देख वो है, बाकी। स्किन का है ये बेसिक मतलब हमारी क्या बोलते हैं उसको मतलब जेनेटिक्स है, स्किन की हुँ, क्वालिटी ऐसी है। जी, और जी। दूसरा है हमारा जो स्किन में थिकनेस है वो हुँ, कम है बेसिकली। स्किन राइट। पतली है, हुँ, स्कार भी जल्दी आ जाता है, स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं। करेक्ट। और हुँ, तीसरा है कि हमारी देखिए इंडिया में अभी तो डेवलपिंग कंट्री है, हुँ, यहाँ का न्यूट्रिशन लेवल, यहाँ की हुँ, बिल्ट अप, यहाँ का जेनेटिक्स वो राइट। अभी भी यूरोप के कंपेयर या फिर जो डेवलप कंट्रीज हैं उससे हुँ, इंफीरियर ही है। हमारी बिल्ट उतनी स्ट्रांग नहीं है, मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। हुँ, देखिए रिजल्ट में बाहर से नहीं, हुँ, मतलब किस टेक्निक से नहीं, आप कितना मसल बिल्ट अप कर रहे हैं। जैसे मसल बिल्ट अप होगा हुँ, आपको ये जो है फ़र्क गट पड़ेगा, भी अच्छा आ जाएगा, सेकंड जो है स्किन लूजनेस भी अपने आप कम हो जाती है। कम हो सो जाएगी। बहुत बड़ा रोल है। मैं सबको ये कहूंगा कि आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कराने जा रहे हैं, हुँ, इतना जो है देखिए फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। हुँ, एंड सोशल प्रेशर जो मैं फील करता हूँ, हुँ, देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ और समझता हूँ कि ये एक टफ डिसीजन है, बहुत मुश्किल से ले पाते हैं। हुँ, बहुत लोग तो हैं ये यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं, इस करेक्ट। ग्रुप तक भी नहीं आ पाते हैं। हुँ, क्योंकि हुँ, मैं देखिए मेरा दूसरा हमारा है कि मैं सिर्फ एक जगह पे नहीं हूँ। हुँ, तो मैं मेरे सेंटर्स अभी हमारे 5 सेंटर्स हैं जहाँ पे मैं पर्सनली खुद जाके सर्जरी करता हूँ। तो राइट। जो ग्रुप से एक ये ज़रूर रहता है कि सारे के सारे ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से ही हो, कि कोई दिल्ली से ही हो या फिर एक सेंट्रल प्लेस से हो। हुँ, सो मेरे सेंटर पुणे में भी हैं, हुँ, बैंगलोर से भी मुझे हैदराबाद से, हुँ, आंध्र प्रदेश से काफ़ी जो हिंदी भी नहीं समझते हैं, हुँ, हुँ, इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, वो लोग भी आते हैं मेरे पास सर्जरी कराने के लिए। राइट, और पुणे में मुंबई के लोग बहुत आते हैं। अब पुणे में पुणे के नहीं आते ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुंबई के बहुत लोग आते करेक्ट। हैं। और दिल्ली में जो आते हैं मेन, मैंने जो है असम, हुँ, बहुत इन जो इंटीरियर या फिर कुछ कुछ यूपी के लोग हुँ, या फिर ऐसे पेरिफेरी के बहुत आते हैं, कोलकाता से आते हैं। तो जी। दिल्ली में से जो है मतलब पेरिफेरी से बहुत दूर दूर से आते हैं, गांव से, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। हुँ, अरे! कौन है भाई ये? तो डॉक्टर साहब रुकिए मैंने सबको मैंडेटरी म्यूट कर दिया है, तो आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, ठीक है, बोलिए। अभी हुँ, आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। सो दूसरा ये एडवांटेज है, मेरे लोकेशंस जो हैं हमारे 5 लोकेशंस हैं, सो कहीं ना कहीं वो आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं और अगर सर्जरी करना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो डिस्टेंस का कोई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि और तो अहमदाबाद सर में ये भी ज़रा हम बता गुजरात में दीजिए भी हाँ, ऐसे। कौन से 5 सेंटर्स हैं ये बता दीजिए? यस, एक तो हमारा सेंटर है दिल्ली में, फिर गुड़गांव में, पुणे में, बेंगलोर में और अहमदाबाद में। सो ये वाह! अभी हमारे 5 सेंटर्स हैं। और अमेज़िंग। जहाँ पे ये सिर्फ सब मेरे ओन्ड है और मैं ही पर्सनली सर्जरी करता हूँ, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हुँ, कनेक्टेड काफी लोग हैं। बस थोड़ा सा जो मुझे जो लगता है, एक तो देखिए कितना भी कुछ कर लें, सबसे ज्यादा जो है फाइनेंस इकट्ठा करना सबसे मेन पॉइंट है, सर्जरी कराना या नहीं कराना। तो हुँ, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जितनी एडवांस टेक्निक हो और अफोर्डेबल कॉस्ट हो। हुँ, सो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट भी अफोर्डेबल हो। हुँ, थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि प्राइसिंग की वजह से जो है थोड़ा सा लोग जो है डिसीजन को अपने पोस्टपोन कर देते हैं।
करेक्ट। या जी। फिर अरेंज करने में टाइम लगाते हैं। तो जहां तक मैंने देखा है तो 2-3 साल तो जरूर लगाते हैं अरेंज हाँ। जी। करने में, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट एक बार में इकट्ठा करना मेजोरिटी के लिए इजी नहीं है। इजी नहीं है। जी। हम्म। करेक्ट। अच्छा, ये बहुत बढ़िया आपने बताया, दैट्स फैंटास्टिक। सो वही फिर 2-3 चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट वो पूछ लेते हैं हम अभी। वैसे एक बार दोबारा बता दूँ कि डेट का कन्फ्यूजन हो गया था, तो कॉल हम दोबारा एक और रखेंगे डॉक्टर साहब के साथ, जहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे को एक प्रॉपर पीपीटी वगैरह भी दिखाएँगे। सो अभी हाँ, ये पूछ रहे हैं, बहुत एक प्रोमिनेंट सवाल है जो ग्रुप पे भी लड़के काफ़ी बार पूछते हैं कि क्या डॉक्टर यादव डीआई करते हैं क्या? डबल इंसिजन हुँ, मेरा देखिए, अगर परसेंटेज वाइज आए तो मेरे पास आते ही की होल करना है, हुँ। की होल करना है, की होल करना है। अब आपका नाम उसमें से केवल कुछ के लिए लोगों को मैंने है। जी। और जो है अब जो ज्यादातर तो मैं की होल कर देता हूँ, लेकिन जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जैसे 120 केजी है, स्किन भी बहुत ज्यादा सेगीनेस है, तो मुझे डबल इंसिजन मैं करता हूँ डेफिनेटली। पहले नहीं करता था, अभी लास्ट 2 इयर्स में तो हम काफी डबल इंसिजन करते हैं। जो मान जाते हैं उनको बनाने में मुझे बहुत एफर्ट लगता है, और डबल इंसिजन में अभी जो है डिसेंट रिजल्ट दे रहे हैं। हुँ, सो ऐसे एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। हुँ, थोड़ी बहुत तो इश्यूज डेफिनेटली रहने वाले हैं, जैसे कि निप्पल का जो है बेसिकली एरियल और निप्पल का जो है ग्राफ्ट कितना है, हुँ, अपटेक कितना है, और दूसरा है स्कारिंग का। हुँ, उसमें भी मैंने काफी रिफाइनमेंट करने का ट्राई किया है, शेप जैसे मसल्स की शेप देने का ट्राई किया है, थोड़ा इंसिजन भी मैंने मॉडिफाइड किया है, एंड और डॉग ईयर को मैंने बिल्कुल खत्म किया है। सो ये 3 चीजों में फोकस कर रहा हूँ हुँ, कि शेप वैसी आए जैसी और जो स्कार है वो जो पेक्टोरिस मेजर का बॉर्डर है हुँ, उसके अंदर छिप जाए। सो जो स्कार अच्छा। है, जो कन्वेंशनल टेक्निक है जो हुँ, ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, मैं वो नहीं फॉलो करता हूँ। हुँ, मेरा इंसिजन भी डिफरेंट है, उसका लोकेशन भी डिफरेंट है, और मैं ज्यादातर इस तरह से करता हूँ कि वो स्कार जो है पेक्टोरस मेजर के बॉर्डर में चला जाए, करेक्ट, जिससे करेक्ट, कि कम से कम वो दिखाई दे। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कम से कम 4 प 5 लोगों के मैसेज मेरे पास डॉक्टर साहब आए हैं अलग-अलग। सवाल एक ही है, मैं एक ही पूछ लेता हूँ, इन लोगों की सर्जरीज़ जो हैं वो थोड़ी बॉच अप हो गई हैं, जहाँ पे इन हम्म। लोगों ने कराई हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या सर रिविज़न सर्जरी करेंगे हमारे लिए? जिन इन मैं लोगों रिवीजन मेरे पास देखिए, एक शायद जो मैंने पहले बताया था कि मेरा कॉस्ट की वजह से शायद जो है काफी लोग जो है ना कहीं और कर देखिए, हुँ, वो क्या देखते हैं कि अब उन्होंने 5 जगह पे अपनी पिक्चर्स भेज देते हैं, ठीक है, हुँ, सबको पता है ये सर्जन है, हुँ, या हुँ। फिर तो जहां पे उनको कम लगता है तो वहां पे वो करा लेते हैं। जैसे मैं भी हूं तो कोई चीज मुझे लगेगी जी, ये तो है मोबाइल फोन है, जहां पे सस्ता रहेगा भाई यही ले वहाँ लेता हूँ मैं खरीद। भी वहां पे ले लेता हूँ। तो राइट, अभी मेरे पास काफी चैलेंजिंग रिवीजन सर्जरीज आते हैं। राइट। तो उसके लिए मैं 2 चीज बोलना बताना चाहता हूँ। देखिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस रिवीजन सर्जरी के बाद रिजल्ट की कम होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे फाइब्रोसिस हो चुका है, ऑलरेडी स्किन की क्वालिटी भी हेम्पर हो चुकी है, हुँ, और जो है बेसिकली या तो फिर स्कारिंग ऐसी हो चुकी है, फाइब्रोसिस हो चुका है, या फिर कहीं पे नेक्रोसिस हो गया है। तो आपका एक्सपेक्टेशन नॉर्मल जो हम फर्स्ट टाइम सर्जरी कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए। करेक्ट। सेकेंड, कॉस्ट भी जो है देखिए, उसमें एडिशनल प्रोसीजर की वजह से जो कॉस्ट भी है, एक पहले ही उन्होंने सर्जरी करी वहां पे किया, फिर दोबारा से किया, तो कॉस्ट का बर्डन जरूर आता है। तो हुँ, वो 2 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और करेक्ट, हो सकता है कि 1 सेशन की बजाय उसको भी करेक्ट करने के लिए 2 सेशन लगे। राइट। सबसे ज्यादा जो की होल के बाद प्रॉब्लम आती है वो यही आती है, एक तो नीचे टिश्यू रह जाता है। हुँ, देखिए क्या रहता है कन्वेंशनल टेक्निक में, वो लोग क्या है कि वो फोल्ड तक है वहां तक वो टिश्यू निकाल देते हैं, हुँ। लेकिन जब तक उसके बियॉन्ड नहीं निकालेंगे, और वो जो फोल्ड बना हुआ है, ये फोल्ड समझ गए ना, इंफ्रामेमरी फोल्ड जो हुँ, ब्रेस्ट का हुँ, हुँ, फोल्ड जी, जी, जी। है, वो जब तक उसको बिल्कुल उसके बियॉन्ड नहीं जाए, उसके आगे तक जाना पड़ेगा और उसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, तभी वो चेस्ट की जो है वो लेवल में आएगी, नहीं तो वो हुँ, एक ऐसे
बम्पी सा अपीयरेंस आता है, और एक जो है बेसिकली साइड में मिड लाइन में वहां पे थोड़ा सा क्या है कि वहां से सारी की सारी ब्लड सप्लाई आती है, तो वो जरूर काफी डिफिकल्ट रहता है वहां पे। तो इन दो चीजों की वजह से जो है चेस्ट जो है अनइवननेस रहती है, फोल्ड्स बनते हैं, तो ये चीज मेनली करेक्ट की जा सकती है। तो इसमें मैं ज्यादातर जो है रिवीजन में मेरे पास माइक्रोवेयर है और वेजर भी है, सो ये मेरा काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। मैं उस टफ फाइब्रोस टिश्यू को, उस टफ फैट को माइक्रोवेयर से बेसिकली मुझे काफी हेल्प मिलती है, जिससे मैं उसको रिमूव करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहता हूँ। एंड दूसरा है फोल्ड का। अब उसमें हम जो है बेसिकली जो एरियोला के चारों तरफ स्किन है, हम उसको बेसिकली अगर लूज है और आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सर्जरी कराया 1 मंथ के बाद उसका रिवीजन है, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी रिवीजन सर्जरी हो सकती है। सो उसमें अगर एरियोला के पास में लूज स्किन है तो हम उसको जो है बेसिकली चारों तरफ की स्किन लगा के उसके लिए मेस्टोपेक्सी के पेरी एरियोलर जो है कंसेंट्रिक मेस्टोपेक्सी बोलते हैं, उसको हम कर सकते हैं, जिससे कि जो स्किन के पास फोल्ड है वो भी कम हो जाए। और दूसरा है कि निप्पल किसी का बड़ा रहता है तो निप्पल रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक तो ठीक। ये 3-4 चीज हैं जो आती हैं। और डबल इंसिजन के मेरे पास बहुत डबल इंसिजन में जो मेजर रहता है वो रहता है कि उन्होंने टिश्यू तो निकाल दिया, कट कर दिया, लेकिन उन्होंने फैट छोड़ दिया, जैसे साइड का फैट छोड़ दिया, नीचे का फैट छोड़ दिया, तो वहां पे भी माइक्रोवेयर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइड से काफी पूरा शेप दे देता हूँ। देखिए हमें वो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्रेस्ट की टिश्यू है। देखो की होल टॉप सर्जरी कहने के लिए तो सिर्फ ये ब्रेस्ट रिमूवल है, सबको लगता है कि ब्रेस्ट रिमूवल है, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट रिमूवल एक पार्ट है, ब्रेस्ट के साथ हमें पूरी चेस्ट को स्कल्प करना है। अब वो नहीं है कि किसी का मैंने सर्जरी किया और ये पूरा पूरा टिश्यू निकाल दिया, वो तो कोई जनरल सर्जन भी कर देगा। करेक्ट। अब जब वो प्लास्टिक सर्जन के पास आ रहे हैं और जो है जो भी ट्रांस आते हैं कोई भी सर्जरी के लिए, उनका एक्सपेक्टेशन नॉर्मल से ज्यादा रहता है, उनको सेंसिटिवनेस भी ज्यादा रहती है नॉर्मल से, उनका केयर भी अलग तरीके से करना होता है, एंड उनको रिजल्ट भी नॉर्मल से मुझे ज्यादा केयरफुली मुझे ज्यादा टेंशन रहती है जब ये कोई भी ट्रांस की सर्जरी रहती है, क्योंकि उनको रिजल्ट परफेक्ट चाहिए। रिजल्ट में उनको कोई कॉम्प्रोमाइज, मैं नॉर्मल मेल फीमेल का कैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन जो ट्रांस है तो उसके लिए मुझे मुझे टेंशन रहती है अगले दिन की, भाई इनको परफेक्शन चाहिए, ये विदाउट परफेक्शन ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इनको जब तक परफेक्ट रिजल्ट, मुझे चाहे उसके लिए ज्यादा टाइम लगे या कुछ भी करना पड़े, मुझे उसमें परफेक्शन ही चाहिए, क्योंकि ये लोग परफेक्ट चाहिए। तो इसलिए लिए हमें साइड से भी फैट और जो है बिल्कुल चेस्ट को पूरा शेप देना पड़ता है। सो इसमें जो है डबल इंसिजन में इस तरह के रिवीजन सर्जरीज आते हैं। और हो सकता है कि अगर सपोज करो उसको डबल इंसिजन करने की रिक्वायरमेंट थी, टोसिस था, स्किन सैगिनेस थी, साइड में भी काफी था, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे करनी है, की होल ही करनी है। अब मैंने कर दी या किसी ने भी कर दी, लेकिन उसको हम दोबारा से करेक्ट जरूर कर सकते हैं। एक बार आप उसको प्रॉपर हील होने दीजिए, फाइब्रोसिस सेटल होने दीजिए। एक मिनट। जो है बेसिकली उसमें हम प्रॉपर उसको शेप देते हैं और प्रॉपर चेस्ट को स्कल्प करते हैं। हमें ये कहता कि सपोज करो मैंने किया है और डबल इंसिजन करना था, की होल कर दिया, तो वेट करिए 9 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स, उसके बाद हम उसको जो भी स्किन है उसको, क्योंकि काफी हद तक देखिए स्किन जो है, स्किन की टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट होने की है। जब वो जब उसमें से फैट निकल जाएगा, प्रॉपर टिश्यू निकल जाएगा, हम उसको काफी सुपरफिशियल लेवल पे थिनिंग कर देते हैं, तो स्किन जो है धीरे धीरे रिट्रैक्ट होगी। अब उसको टाइम दीजिए,
उसको टाइम देना पड़ेगा, जितना एक्सरसाइज है वो करिए, मसाज करिए, गारमेंट पहनिए, ये तीन ही चीजें करनी होती है। फिर उसके बाद अगर कोई फोल्ड रह जाता है या फिर ऐसा लगता है कि लूजनेस है, तो हम ये छोटे वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। अच्छा तो सर उसमें एक ये है सेकंड। कि ओके वो कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सो वी आर बैक एंड दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन। यस डॉक्टर साहब, प्लीज गो अहेड। हाँ, आपके क्वेश्चंस रिवीजन वाला था, वो मैंने रिवीजन जस्ट वाला आप बता रहे थे, हाँ रिवीजन वाला। हाँ, मैंने बता दिया डबल इंसिजन में क्या ठीक प्रॉब्लम आती है ठीक ठीक। और की होल में क्या रहता है, उसको करेक्शन डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हम्म, और की होल में दूसरा ये रहता है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हमने डिसेक्शन किया, तो हम्म, सेंट्रल पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है जरूर वो कॉम्प्रोमाइज होती है। देखिए इसमें क्या रहता है कि जितना हम वाइड से ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करेंगे, तो आप ध्यान अब सोचिए कि उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी, क्योंकि हमने सारी की सारी अटैचमेंट उसको रिमूव कर दी है। तो वहां पे कई बार नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हमें ये एक मेजर जो है बेसिकली साइड इफेक्ट या रिस्क रह सकता है की होल में, जब साइज बहुत ज्यादा है, ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ज्यादा है हम्म, और हमें चारों तरफ से पूरा का पूरा एक्सटेंसिव डिसेक्शन करना पड़ता है। राइट। अब छोड़ भी नहीं सकते और उसको करना भी है, और हम ऐसे टिश्यू को छोड़ भी नहीं सकते। जी जी। सो नेक्स्ट सवाल अब यहीं से ले लेते हैं, ये मेरे पास जो आए थे वो तो मैंने क्लब करके पूछ लिए। सो ये एक भाई पूछ रहे हैं कि किस उम्र तक करवा सकते हैं, किस एज तक, लाइक मिनिमम क्या एज होनी चाहिए? नहीं, एज मिनिमम तो एज मिनिमम मेरे ख्याल से कोई कम एज में तो आता ही नहीं। मिनिमम मेरे ख्याल से 18 के बाद ही सब आते हैं, और राइट। मैक्सिमम भी जो है आई थिंक ज्यादातर लोग जो है 40 से पहले ही करा लेते हैं। उसके बाद यूजली कराने के लिए कोई आया नहीं अभी तक, राइट। इतनी लेट एज में। एक आता तो कोई शायद करेक्शन के लिए आ गए हाँ, तो है आए वैसे हैं। हमारे तो ग्रुप जो में, हाँ। नॉर्मल है, देखिए इसमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज तो करेक्ट आप करेक्ट। मेडिकली फिट होने चाहिए, आप जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, और आपके पास जो है बेसिकली साइकेट्रिक जो है फिटनेस रहनी चाहिए, जो फिटनेस। जीआईडी सर्टिफिकेट में से मिल जाता है। करेक्ट। तो टीनेज में तो मेरे पास कोई नहीं आया कि जैसे कोई बहुत कम एज का मेरे पास कोई आ गया हो। तो हम्म। काउंसलिंग के लिए उस एज में तो इस तरह के नहीं आते हैं। करेक्ट सब एडल्ट ही आते हैं और मैच्योर आते हैं, और सब जो हैं वर्किंग ज्यादातर रहते हैं और समझते हैं बेसिकली। तो ये जो करेक्ट। है ऐसा नहीं कि छोटी उम्र में जो है कोई भी इसमें चेंज के लिए आया हो अभी तक। राइट राइट। अच्छा सर, एक भाई पूछ रहे हैं कि इनका 34 साइज है, क्या ये की होल हो जाएगा इनका? 34 साइज, देखिए साइज तो जैसे है, देखिए वो हम साइज कैसे देखते हैं, हम ये ब्रेस्ट को ऐसे सरकमफ्रेंस से देखते हैं, लेकिन हम्म। हमें कप पूरी साइज। चेस्ट का साइज आया, हाँ। हमें कितना ब्रेस्ट का साइज है ये तो पता ही नहीं है। अब करेक्ट। जैसे मेरा बिल्ट है और कोई है 60 kg का है, हाइट छोटी है, तो बेसिकली हम दोनों के सरकमफ्रेंस में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। तो हम्म। मेरा साइज बेशक बड़ा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ब्रेस्ट बड़ा है। तो करेक्ट। ये साइज जो है बेसिकली ये एक तरह से हम जो डॉक्टर है उसको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन जैसे 34 साइज है, अब उनका हाइट वेट है, उसके अंदाजे उनका हाइट वेट क्या है उसके अंदाजे से मैं एक बता सकता हूँ। करेक्ट। 34 में यूजली हम कर देते हैं सर्जरी। ठीक। सो मैं नंबर भेज दूंगा ओप्पो आपको डॉक्टर साहब का, और यू कैन गेट इन टच विद डॉक्टर साहब हाँ, एंड। आपको आपको देखो, जिसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको तीन चीजें जरूर बतानी पड़ेगी। एक तो हम्म। आपके पिक्चर्स, हम्म। फ्रंट के और दोनों साइड के। हम्म। आपको एज बताइए, आपका वेट बताइए और हाइट बताइए। ये ठीक। चार चीजें आपको बताएंगे तो मुझे क्या है एक आइडिया लग जाएगा। हम्म। मैं ब्रेस्ट को भी एग्जामिन कर लूंगा, ब्रेस्ट को असेस कर लूंगा, कितना करेक्ट। सेगिनेस है, साइड में कितना फैट है, आपकी एक जो है ओबेसिटी कितनी है। बेसिकली देखिए जितना ओबीज रहेंगे उतना ही जो है सेगिनेस या फिर ज्यादा। साइज ब्रेस्ट का बड़ा ही हो, तो ये करेक्ट अंदाजा जरूर लग जाए। करेक्ट अच्छा, करेक्ट। 54 kg है तो यानी कि 50, देखिए जितने कम वेट है ना, जो जितने कम वेट वाले हैं, उनका तो डेफिनेटली हो जाता है, उसके हो अंदर जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस बढ़िया बढ़िया। तो ठीक। अगर आपका वेट नॉर्मल है, ओबीज नहीं है, तो आपको की होल हम डेफिनेटली कर सकते हैं।
और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा कर भी सकते हैं। और आप देखिए सेटिस्फेक्शन आपको, मैं बेसिकली जैसे वेट कम होता है तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि इनका रिजल्ट जो है वो नॉर्मल से बहुत अच्छा आने वाला है। वही, तो ये मतलब मैं परफेक्ट रिजल्ट दे सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा सर, आप पेरी एरियोलर भी करते हैं क्या? कोई भाई पूछ रहे हैं। पेरी एरियुलर ही मैं बेसिकली देखिए मैं कट कितने लगाता हूँ अगर हुँ, की होल करनी होती है। तो हुँ, की होल में बहुत लोग जो है इन्फिल्ट्रेशन एक नीचे से फोल्ड से करते हैं करेक्ट है। या आगे से करते हैं, ठीक है। हुँ, वो मैं इन्फिल्ट्रेशन भी पेरी एरियुलर इंसिजन के से ही करता हूँ। मेरा अच्छा। एक ही एक्सेस है, मैं कट और बॉडी में नहीं लगाता हूँ अनलेस अनटिल मुझे अगर हुँ, यहाँ का जो फैट है, ये वाला फैट है, अगर निकालना पड़ता है, अगर मेरे से यहाँ से नहीं निकल रहा है, हुँ, हुँ, उसका ये रीजन है। देखिए मुझे यहाँ पे भी एक अलग से क्यों देने का है, हुँ, हुँ, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, मुझे बेनिफिट ये होगा जितने मैं इंसिजन दूंगा। अगर मैंने 4 इंसिजन दे दिए तो हुँ, मेरे लिए सक्शन करना, फैट हुँ, रिमूव करना इजी हो जाता है। हाँ, हुँ, लेकिन मैं अपने इजीनेस के लिए आपको स्कार नहीं देना चाहता, इसलिए मैं करेक्ट, एक ही कट, हुँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 99.9% एक ही कट देता हूँ, हुँ, पेरियोलर। हुँ, पहले उसी के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, हुँ, लाइपोसक्शन, और उसी कट को बड़ा करके पूरा का पूरा ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करता हूँ। सो करेक्ट, मैं गायनेकोमास्टिया भी बहुत करता हूँ, हुँ, और सेम ही उसके अंदर रहता है बेसिकली। थोड़ा सा करेक्ट, इसमें ब्रेस्ट टिश्यू काफी बड़ा रहता है, तो हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहता है। राइट, लेकिन मैं इंसिजन पेरियोलर का छोटा नहीं रखता हूँ। ठीक, देखिए उसमें काफ़ी जो है गलती क्या करते हैं सर्जन, कि उसको इंसिजन छोटा रख देते हैं। हुँ, अब इतनी बड़ी ब्रेस्ट टिश्यू वो कहाँ हुँ, से निकालेंगे? सही बात है। और आप खींच-खींच के तो अगर छोटा रखेंगे तो आप छोड़ने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। तो हुँ, मैं इंसिजन पूरा बड़ा करता हूँ। हुँ, इसकी वजह से मैं काफ़ी लोगों को एक चीज़ और एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप हुँ, अगर निप्पल रिडक्शन कराना है, तो हुँ, आप उसको पूरा हील होने के बाद मिनिमम जो है एटलीस्ट 1 मंथ या 3 मंथ्स के बाद निप्पल रिडक्शन कराएँ। हुँ, उसका रीज़न ये है कि मैं जब बड़ा कट करता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर पूरी ब्रेस्ट टिश्यू निकालता हूँ, नीचे तक निकालता हूँ, साइड तक निकालता हूँ, पूरा एक्सेस चाहिए। हुँ, और ब्लीडिंग जो है हेमेटोमा ना हो, तो मैं हीमोस्टेसिस मतलब कहीं पर भी ब्लीडर है उसको बंद करना होता है। हुँ, हुँ, ये मेन प्रिंसिपल है। तो करेक्ट, जब इतना बड़ा कट कर दिया है, तो निप्पल को जब मैं कट करूँगा, निप्पल रिडक्शन करूँगा, तो वहाँ पे क्या रहता है, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हुँ, क्योंकि हुँ, नीचे से भी कट कर दिया, फिर हुँ, आप और ऊपर से कट कर रहे हो, और हुँ, नीचे भी हमने पूरा ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव कर दिया। हुँ, तो हुँ, इससे बेटर मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आप उसको 2 स्टेज में कराइए। निप्पल रिडक्शन वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है, ना हुँ, एडमिशन की ज़रूरत है, ना स्टे की ज़रूरत है। हुँ, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, हुँ, सिंपल कट कर देते हैं जितना भी एक्स्ट्रा है निप्पल, लेकिन हुँ, निप्पल साइज़ हमेशा बड़ा ही रहेगा, हुँ, जैसे नॉर्मल फीमेल का बड़ा ही रहता है। हुँ, मेल का है जो निप्पल वो ना के बराबर होना चाहिए। तो राइट, राइट, उसको जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। तो राइट, जैसे मैं लेकिन डबल इंसिजन में भी जो है एरियोला का साइज़ बहुत, मतलब मैंने अब बाद में धीरे-धीरे हुँ, एरियोला का साइज़ इतना कम कर दिया हुँ, है कि बस वो थोड़ा-सा बस वो ब्लैक ब्लैक सा एरोला दिखाई दिखता दे। है देखिए बस, हाँ, मेल को कोई निप्पल चाहिए ही नहीं बेसिकली। हुँ, उसको हुँ, बिल्कुल हुँ, फ्लैट हुँ, चाहिए। ना एरोला चाहिए, ना निप्पल चाहिए। तो 2 चीज़ें नहीं चाहिए। तो जितना छोटे से छोटा रहेगा उतना बेटर। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद वो कटने के बाद उसकी सेंसेशन चली जाएगी, जो की होल में कई बार मिल रहती है, वो खत्म हो देखिए जाएगी। सेंसेशन दोनों में, की होल में तो देखिए सेंसेशन अल्टर्ड रहती है, हुँ, जाएगी नहीं कोई भी हुँ, सेंस। हुँ, टाइम लगेगा उसको, मिनिमम आई थिंक मिनिमम जो है उसके अंदर 3 टू 6 मंथ्स लगेंगे सेंसेशन रिकवर होने के। क्योंकि ठीक, हमने चारों तरफ की जो है टिश्यू रिमूव कर दिया है, सारी हुँ, की सारी नर्व्स को कट कर दिया है, सारे के सारे हुँ, ब्लड सप्लाई को भी कट कर दिया है, तो सेंसेशन रिकवर होते हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे सेंसेशन में अल्टर्ड ज़रूर होते हैं, यानी कि थोड़े से आपको किसी-किसी को जो है इनिशियली तो सेंसलेस रहेगा, हुँ, हुँ, वहाँ पे सेंसेशन नहीं होंगे। हुँ। जैसे-जैसे टाइम जाएगा सेंसेशन रिकवर होने शुरू। करेक्ट, ग्रेट। अच्छा, ये एक भाई लिख रहे हैं 2-2 बार लिख चुके हैं बेचारे, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से की होल कराया था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो अब रिविजन में की होल होगी कि डीआई करवाना पड़ेगा? ऐसा उनका सवाल है। ये उसमें क्या है कि सबसे पहले आप मुझे पिक्चर सेंड करिए, ठीक है? मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या चीज़ आपकी क्या कंडीशन है,
क्या स्किन लूजनेस है, क्या फैट है, तो उसके बाद असेस करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें हम कितना करेक्शन कर सकते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया, और कितना आपको एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। सो ये एक बार देखने के बाद मैं बेटर बता पाऊंगा। परफेक्ट। ट्राई करेंगे कि हम की होल को डबल इंसिजन में कन्वर्ट नहीं करें। हाँ, परफेक्ट, ठीक। अच्छा, ये एक पूछ रहे हैं कि इनकी अभी 1 महीने पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, तो कितने टाइम बाद की होल टॉप सर्जरी करा सकते हैं? गॉल ब्लैडर की तो अंदर से सर्जरी होती है, तो गॉल ब्लैडर का और जो हमारी चेस्ट की सर्जरी है, की होल सर्जरी है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। जब हुँ, आप कंफर्टेबल हो गए हो, जब आप रिकवर कर गए हो हुँ, और फिट हैं, तो आप करा सकते हैं। क्योंकि हाँ, गॉल ब्लैडर अंदर से होती है, ये बाहर से होती है। ठीक, ठीक। अच्छा, ये 2 एक सवाल आए हैं डॉक्टर साहब जिनके पेरियोरोलर हुआ है, तो उन्होंने बताया कि उनके स्किन फोल्ड्स हैं और निपल काफ़ी सूजा-सा लगता है। तो वो उसको शुरू में रहेगा। हाँ, वो कितना समय लग जाएगा? मैंने बताया था मिनिमम आपको, देखिए इसमें आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको एक मैसेज जरूर देना है कि आप सब कुछ सर्जन के ऊपर मत छोड़िए। करेक्ट। हुँ, आप अपनी मसल्स को बनाइए, हुँ, आप वर्कआउट करिए, आप जिम करिए, हुँ, वेट है तो वेट को नॉर्मल करिए। हुँ, जैसे जैसे आपकी मसल बिल्टअप होगी तो वो उसको पुश करेगा, तो जितनी लूजनेस है वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी। तो ये परफेक्ट। 2 चीज़ों का आप खुद एफर्ट करिए और पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए। मिनिमम 6 टू 9 मंथ्स आपको फाइनल रिजल्ट के लिए लगता है। हुँ, ये कोई दूसरी सर्जरी नहीं है जिसमें रिजल्ट जो है हमें इमीडिएटली दिखता है। पर्टिकुलरली की अच्छा। होल में जिनका लूजनेस भी है, तो हुँ, उनको कई बार मैंने बताया कि पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। हुँ, अपने सर्जन के ऊपर और अपने ऊपर आप हुँ, ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए और हुँ, टाइम दीजिए, और उसके बाद डेफिनिटली धीरे-धीरे समय के साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक। अच्छा, ये 2-3 सवाल उन लोगों से हैं जिनकी सर्जरीज़ हो चुकी हैं, तो ये एक था और ये एक सवाल है, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी को हुए अभी 2 महीने हुए हैं पेरियोरोलर और हुँ, पूरा जो चेस्ट है वो बिल्कुल एकदम स्टोन जैसा लगता है, बहुत पत्थर जैसा। यस। देखो तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी सर्जरी करेंगे, की हुँ, होल की हम बात करते हैं, तो क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। हाँ, उन्होंने नीचे जोड़ रखा है कि डीआई वालों को नहीं होता शायद ऐसा, ऐसा हाँ, डीआई वाले को इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसमें स्किन, जितनी एक्स्ट्रा स्किन है वो कट कर देते हैं। हुँ, हुँ, जब आपको की होल करनी है, की होल करते हैं, तो आपको पहले अपना मेंटली प्रिपेयर करना है कि मुझे हुँ, नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब मेरा फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो डीआई वाले से बेटर रहेगा, हाँ, क्योंकि इसमें स्कार नहीं आएगा। करेक्ट। तो इसमें जब हम निकालेंगे तो देखिए लूज़नेस आनी एक जो है आएगी आएगी, हुँ, इनिशियली लूज़ आएगी, ठीक हुँ, है? हुँ, स्किन धीरे-धीरे रिट्रैक्ट होगी, हुँ, आपको फोल्ड्स बनेंगे, आपको स्टिफनेस आएगी, हार्डनेस आएगी, आपको नमनेस और पैरेस्थीसिया यानी कि पूरा का पूरा सुन्न रहेगा, या हुँ, फिर जो है पिन्स ऐसे-ऐसे चुभने जैसा फील होगा। राइट, राइट। आपको स्वेलिंग रहेगी, आपको ब्रूजेस रहेगा, आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगा। ये और हो सकता है कि आपको हाइपोपिगमेंटेशन, ऊपर की जो स्किन है, ज़्यादातर जो है की होल में एरियोला की और निप्पल की ऊपर की स्किन जो है जो पिगमेंटेशन है वो चला जाता है। सो हुँ, आपको ब्लैकनेस भी दिखाई देगी निप्पल और एरियोला के ऊपर। ये चेंजेस इनएविटेबल है, हुँ, ये आने ही आने हैं। हुँ, ये बेसिकली इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये इस तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बेसिकली प्रोसेस है। तो ठीक। फोल्ड बनना, हुँ, ये जो है बनेगा, हुँ, और बेसिकली स्टिफनेस भी रहेगी, हार्ड रहेगी। अभी जैसे आपके 2 मंथ्स हुए हैं, तो हुँ, 1 मंथ तक, 2 टू 3 वीक्स तक तो मैक्सिमम स्वेलिंग रहती है। हुँ, जैसे-जैसे स्वेलिंग होगी तो वो श्रंकन होगा, थोड़ा हुँ, हार्डनेस रहेगा। हुँ, अब आपको हार्डनेस है तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। हुँ, आपको मसाज, देखिए मसाज क्या है कि लोग ऐसे-ऐसे ऊपर-ऊपर से करते हैं मसाज, ऐसे हुँ, नहीं करना है आपको। हुँ, मसाज फर्मली करना है उसको। हुँ, आपको ऐसे नहीं कि ऊपर-ऊपर ऐसे लगाइए, ये कोई क्रीम पाउडर नहीं है जो आपने फेस पे लगाया। हुँ, आप प्रॉपरली उसको फर्म, मतलब हार्ड तरीके से करिए, जितना आप उसपे, और खुद से करिए। आपको कोई उसके लिए कुछ ऐसा अलग से नहीं है। तो वो, और जिसके पास, वो कोई कहता है कि मुझे ऐसा क्रीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। कोई भी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या जो भी ऑयल है, आप बोला उसको सिर्फ बेसिकली जो है हुँ, सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर चाहिए, और थोड़ा सा जो है ऑयलीनेस, मतलब स्मूथ रहे।
तो नारियल आप तेल कोई जैसे भी टाइप। चीज से नारियल तेल से लगाइए, और हाथ जितना आप उसको मसाज करेंगे, उसकी स्टिफनेस अपने आप कम होती जाएगी। जहां तक ये जो भी हैं, तो मैंने इनका देखा नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इन्होंने अपना एफर्ट जरूर कम किया है। आप मसाज करिए उसको जितना भी, क्योंकि देखिए जो लिम्फेटिक्स है हमारे में, जो एक लिम्फेटिक फ्लो रहता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो है बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जो है वहां पे थोड़ी स्वेलिंग भी रहती है, श्रंकन हो जाती है और हार्डनेस रहती है। तो आपको मसाज करना है, अच्छे से करना है, फर्मली करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करना है। करेक्ट करेक्ट। सर्कुलर मोशन में करिए, मसाज प्रॉपरली करिए। और अब आपको थर्ड है, जितना स्ट्रेचिंग करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपकी स्किन भी जो है बेसिकली वो जो फोल्ड बने वो ब्रेक डाउन होंगे। तो ठीक आप एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मसाज ये करेंगे और गारमेंट पहन के रखें। ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट। और गारमेंट भी जो है फर्स्ट मंथ आप 24 आवर पहनिए, उसके बाद आप 12 आवर्स पहन सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको डे इन डे आउट पहनना है। आप नाइट में पहन सकते हैं, दिन में उतार सकते हैं, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए, उसको भी ऐसा नहीं कि पूरा कंप्रेस रहे। एंड तो आप 12 आवर्स पहनिए और मिनिमम 3 to 6 मंथ्स आप पहनिए। जहां तक मैंने देखा है कि गारमेंट पहनने के बाद वो ज्यादा बेटर फील करते हैं, उनको ज्यादा फर्मनेस दिखाई देती है, तो जल्दी से जल्दी वो छोड़ते भी। एग्जैक्टली, वो यही कह रहे हैं कि मैं तो पहनता ही नहीं हूँ, 1 महीने बाद छोड़ दिया है। तो नहीं, आप देखो, गारमेंट से भी इम्पोर्टेंट है आपका एफर्ट। आपको हम्म एफर्ट जरूर करना है। हम्म आपको ये नहीं समझना है कि सर्जरी कर दी है तो ये सब सर्जरी से ही ठीक होने वाला। आपको जो है खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, मसाज ये आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई आपको डॉक्टर या सर्जन आके मसाज नहीं करने वाला। राइट। करेक्ट, सही बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये पूछ रहे हैं कि की होल के कितने समय बाद आप वर्कआउट शुरू कर सकते हैं? आप मिनिमम 1 मंथ का गैप दीजिए, जो जिम करते हैं और जो वर्कआउट करते हैं, तो 1 मंथ आप मसल्स को रेस्ट दीजिए। 1 मंथ के बाद आपके अगर सब कुछ हील हो चुका है प्रॉपरली, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 मंथ के बाद कितना भी हैवी टू हैवी, कितना भी वेट, कितना भी वर्कआउट, कोई भी मूवमेंट्स आप कर सकते हैं। मूवमेंट्स से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी वेट लिमिटेशन नहीं है। 1 मंथ में मोस्टली सब हील हो जाता है। ठीक, ऐसे ही परफेक्ट। हम डबल इंसिजन में भी है। सो 1 मंथ के बाद अगर सब कुछ ठीक है, तो 1 मंथ के बाद 4 to 6 वीक्स के बाद आप एक्सरसाइज, वर्कआउट और कितना भी जिम, ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेशन है, हम्म कितना भी वेट आप उठा उठा सकते। सकते हैं। हम्म और आप जो है चेस्ट का वर्कआउट पे ध्यान ठीक। तो ये एक सवाल बार बार 4-5 लोगों ने पूछा है, तो एक दीजिए। एक जनरल आइडिया अगर आप दे दें कि कॉस्ट क्या क्या रहेगा तो। अभी देखिए, अभी ये चाहे वेबिनार बाद में आए, जैसे कि 4-5 साल बाद भी देखें, तो ये कॉस्ट, ये मैं अभी का बता देता हूँ। हम जो है तो है ही। ये प्रेजेंट की है, तो 5 साल बाद हमारे लिए या 1 साल के बाद ये कॉस्ट क्या रहेगी ये मैं नहीं बता सकता। तो अगर हम किसी का रिजल्ट, ओके, सो जो कॉस्ट है एवरेज जो है, मैं चार्ज अभी की होल का 1,25,000 कर रहे हैं। इसमें हम जो है लेजर इंट्रोड्यूस किया है, सो लेजर करने से थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया है। और डबल इंसिजन का अराउंड 1,75,000 to 2 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उसको जैसे मैक्सिमम अफोर्डेबल लेने का। और जिसको लेजर नहीं कराना तो थोड़ा सा उसमें हम कम कर। ठीक, परफेक्ट। नहीं डॉक्टर साहब, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम लोगों ने खुद भी देखे हैं, लोग जो करते भी हैं, इसीलिए एवरीबॉडी इज लाइक। इनफैक्ट साउथ का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी काफी लोगों ने पूछा था, जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी में एक कॉल आपके साथ उन लोगों के लिए भी करेंगे। सो यस यस, नो प्रॉब्लम, या। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी तो जितने बट आई सवाल। वंडर व्हाई, हाउ दे, वो कैसे मेरी, ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ भी तो उनको इंग्लिश भी नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको हाँ। हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, हम्म, फिर भी वो मेरे वीडियोस को देख के जी। वो वो सिर्फ पता नहीं क्या, बस सिर्फ मतलब विजुअलाइज करके ही आ जाते हैं। इतना करेक्ट ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो दूर से आते हैं मतलब। और वो करेक्ट। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कुछ ऐसे इंफीरियर एरिया से भी आते हैं। राइट राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है डॉक्टर साहब, तो जितने सवाल आए थे और जितने यहाँ चैट में थे वो तो पूछ लिए। इसके अलावा आप में से अगर किसी को सवाल पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग, एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली, आप सीधे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।
अच्छा ये मेडिसिन वगैरह का, हाँ, मेडिसिन वगैरह का जो कॉस्ट है, देखिए मेडिसिन आपको दो तीन चीजें हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हैं वो हम लिख देते हैं, सो आप कहीं से भी करा सकते हैं। मेडिसिन का खर्चा नॉर्मल एंटीबायोटिक, पेन किलर्स और स्वेलिंग को रिड्यूस करने की रहती है, वो अराउंड 1200 to 1500 रुपीज का कॉस्ट आता है। तो मेडिसिन, लेकिन हाँ जो कंज्यूमेबल्स हैं, एनेस्थेटिक चार्जेस हैं, या पोस्ट सर्जरी केयर है, पोस्ट ड्रेसिंग है, या फिर सूचर्स जिसके हैं वो रिमूव करने हैं, या फिर आरएफ है, वो सब हम पैकेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। मेडिसिन बेसिकली हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कभी कभी कुछ कुछ सेंटर पे हम खुद भी रखते हैं, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और ज्यादातर इसमें प्रोसीजर टाइम जो है 1.5 आवर के आसपास एवरेज टाइम लगता है। 4 to 5 आवर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और सेम डे पे मोस्टली जो है ज्यादातर लोग चले जाते हैं, सो कोई रुकना नहीं चाहता है। तो अगर कोई रुकना चाहता है तो हमारे पास ओवरनाइट स्टे की फैसिलिटी है। डबल इंसिजन में जरूर मोस्टली लोग रुकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जब हम ड्रेन भी रखते हैं तो फ्लूइड भी डिस्चार्ज होता है, और ब्लड स्टेन रहता है, तो थोड़ा डर जाते हैं, तो हम उसको ओवरनाइट रखते हैं एंड नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। डबल इंसिजन में बेसिकली थोड़ा सा टाइम भी, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी ज्यादा है, तो एनेस्थीसिया ज्यादा रहता है, थोड़ा सा पोस्ट सर्जरी वीकनेस ज्यादा रहता है, तो बेस्ट ये रहता है कि वो ओवरनाइट हमारे जो भी सेंटर है वहां पे रुक जाए, नेक्स्ट डे वो चले जाए। परफेक्ट, ठीक। और ऋत्विक, रिकवरी और छुट्टी के लिए बेसिकली जो है, आप की होल में भी 2-3 दिन आप लीव ले सकते हैं जो वर्किंग है, और 2-3 दिन क्वाइट सफिशिएंट है। डबल इंसिजन में जब ड्रेसिंग रिमूव होती है तो अराउंड 1 वीक आप एक लीव लेके रखिए, या अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, सो 5 to 7 डेज आप जरूर मतलब अपना स्पेयर करिए टाइम, और थोड़ा सा बॉडी को भी टाइम दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, और रिकवरी को भी दीजिए। आपकी बॉडी है, सो मेजर सर्जरी है, मेजर कटिंग है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर। 100% ठीक। अच्छा ये ऋत्विक, आप क्या सवाल पूछना चाहते हो? अनम्यूट कर लो अपने आप को। श्योर, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, माय नेम इज ऋत्विक, और मतलब ऑलमोस्ट आपने मेरे सारे क्वेश्चंस अपने आप कर दिए क्लियर। जस्ट एक छोटा सा मेरा डाउट है कि जैसे आप कह रहे हो कि हम लोग वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर अ मंथ, तो कोई मतलब ऐसा है कि मतलब ऑफ कोर्स पहले दिन जाके बहुत सारे डंबल्स तो नहीं उठा लेंगे, तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा वो थोड़ा स्लो होना चाहिए नॉर्मल से, या जैसे रेगुलरली पहले कर रहे थे? नहीं, आपको धीरे, देखिए अपनी आपकी कंफर्ट लेवल पे और आपकी कैपेसिटी से आपको वेट इंक्रीज करना है, क्योंकि आप सर्जरी के बाद रिकवर हुए। क्योंकि जो जब हम ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर रहे हैं तो जस्ट मसल्स के ऊपर भी है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज है तो इट इज ए ट्रोमा टू द चेस्ट, तो थोड़ा सा अभी रिकवर हुई है, वो फ्रेशली है, तो आप धीरे धीरे उसका वेट इंक्रीज करिए, और जितना आपका कंफर्ट है उतना ही आप मिनिमम से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आप कंप्लीट जितना भी जैसे आपका कंफर्ट लेवल हो जाता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप वेट उठा सकते हैं, चेस्ट के वर्कआउट कर सकते ओके। और सर जस्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी मेरी सर्जरी को 3 मंथ्स हो गए हैं, एंड मेरे को बहुत डर लगता है कुछ भी करने में, ऐसा लगता है कुछ हो ना जाए तो हैं। नहीं, अब दैट कुछ इज नहीं होगा। अ सेपरेट स्टोरी। बट एक मतलब मुझे ना एक किसी एक पॉइंट पे बिल्कुल लेफ्ट निप्पल के एक बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्पॉट पे थोड़ा सा पेन होता है हाथ लगाओ मसाज के टाइम, यस, तो सो यस, क्या मैं वो मैंने एक्सपेक्ट बताया करूं था, मतलब? पैरेस्थीसिया होता है जिसमें पिंस एंड नीडल सेंसेशन होते हैं। ये क्या है, रिकवरी, रिकवरी के साइन है। जो नर्व्स हैं वो बेसिकली जो डैमेज हो चुकी थी, जिनके कनेक्शन टूट चुके थे, वो धीरे धीरे ऐसे जुड़ रहे हैं, एंड वो थोड़े से सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है वो कहीं कहीं पे आपको पिन पॉइंट पेन होगा, वो नॉर्मल है बेसिकली, ग्रेट, थैंक ये यू अच्छा सर। साइन है। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ग्रेट। कनिष्क, आपको क्या पूछना है पूछ लीजिए। कनिष्क चौधरी, अनम्यूट कर लो अपने आप को। तो काफी लोगों ने हेलो। कॉस्ट का है, तो कॉस्ट के लिए आप, मैंने जो 4 चीजें बताई थी हाँ वो हाँ, आप भेजिए, ठीक है। राइट राइट। और उसके बाद जो है पहले आप जब भी हैं तो प्रोसीजर देखिए, आप सिर्फ, मैं एक बता दूं, आपने भेजा, आपने 5 जगह पे भेजा, किसी ने जो भी कॉस्ट बताया, लेकिन आप प्रोसीजर क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम क्या टेक्निक यूज करने वाले हैं, वो जरूर समझिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए।
करेक्ट, ठीक। तनिष्क, यही सवाल था आपका? नहीं भाई, कैसे सर, भाई? हाँ, जरा पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे नॉर्मली मैं 1-1.5 महीना हो गया मेरी सर्जरी को, तो उसमें ना काफी मतलब ऐसा है कि अभी भी एक साइड तो बिल्कुल ठीक है, बट एक साइड ना अभी नॉर्मली स्वेलिंग टाइप है, और निपल्स पे वो मतलब उसमें पपड़ी टाइप से निकल रहा है। हाँ, नहीं, मैंने पहले ही बताया था, पपड़ी शुरू में देखिए, अगर 1-1.5 महीना तो अभी तक वैसी जो है वो हील हो चुका होना चाहिए, और पपड़ी है तो उस पे उसको तो आप कोई भी ऑयल लगाइए, ठीक है, और धीरे धीरे जो भी स्कैब्स हैं, जो भी पपड़ी है, उसको निकाल दीजिए। और एक साइड में अगर आप स्वेलिंग बता रहे, तो देखिए, स्वेलिंग होती तो दोनों जगह ही होनी चाहिए थी, और या तो फिर वहां पे कोई सिरोमा बना है या फिर हेमेटोमा हुआ है, जिसकी वजह से उस साइड में जो है आपको फील होता हो। जिसको भी देखो, जिसने कहीं से भी सर्जरी करा रखी है, उसका कोई इशू नहीं है। मैं आपको फ्री में एडवाइस करूंगा। सो जो मेरे नंबर्स हैं उस पे आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए, पिक्चर्स भेज देंगे तो मुझे आइडिया आ जाएगा। तो हमारा दूसरा है, कंसल्टेशन का कोई चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन कंसल्टेशन का कोई चार्जेस नहीं है, आप विजिट करेंगे उसका भी चार्जेस नहीं है। तो जिसने कहीं से भी सर्जरी कराई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। और आपको पोस्ट सर्जरी में, चाहे मेरे से कराई, किसी से कराई हो, मेरे से कोई एडवाइस लेना, ओपिनियन लेना है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मैं सभी को देता हूँ, सभी पेशेंट्स को। हमने कंसल्टेशन फीस किसी चीज के लिए ली नहीं। बहुत अच्छा। बहुत हाँ बढ़िया। सर, एक चीज और कि जैसे नॉर्मली हम्म। सर्जरी के बाद कोई शरीर में गांठ वांठ भी बन जाती है सर्जरी के मतलब 1 हाँ, महीने थोड़ा सा बाद भी कुछ? लंपीनेस हो सकता है, और गांठ तो मतलब वहां पे थोड़ा थोड़ा लंपीनेस हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर थोड़ा कलेक्शन हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको गांठ जैसा फील हो सकता है। धीरे धीरे हाँ, तो मतलब सर ऐसे ही टाइम के लगता है साथ कि वो स्किन थोड़ी सी चला ना जाएगा। उठी उठी सी है, टाइट टाइट सी हो रखी है, तो मुझे लगता है हाँ, शायद टाइटनेस स्वेलिंग तो है। रहेगी वो। अभी तो टाइटनेस को जाने के लिए 3 to 6 months लगेंगे। तो सभी को ये सब देखिए नॉर्मल है, टाइटनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस ये रहेगी, कहीं कहीं पे लंप भी फील होंगे, तो ये नॉर्मल है। परफेक्ट। और नॉर्मली पेन वेन भी सर? काफी लोग जो है ये आयुष्मान कार्ड का पूछते हैं, देखिए ये मुझे अभी इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब ये कोई तो पहले तो अब आयुष्मान बोलने लगे, पहले जो मेरे पास आते थे वो मोदी कार्ड से सर्जरी हो जाएगी, तो मुझे समझा कि पता नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा कार्ड, क्रेडिट कार्ड मोदी दिए, कार्ड मोदी कौन सा आ गया? कार्ड। हाँ। अभी आयुष्मान से क्या होता है, देखिए जहां तक मुझे लग रहा है, और जितना मेरा नॉलेज है इसके बारे में, धीरे धीरे जो है आयुष्मान में शायद कवर कर रहे हैं कुछ कुछ राइट, सर्जरीज, हो रहे हैं और जी हो रहे हैं। जी। और वो कुछ मैं लोग कॉल कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ उनको, मैं इस पे कॉल कर रहा हूँ, बुला रहे हैं हम लोग, NISD के डायरेक्टर हैं, वो आ रहे हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जस्ट ग्रुप पे ध्यान देते रहो, ग्रुप पे मैसेजेस को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ अपने सवालों को मत देखा करो। तो अगर पढ़ोगे तो फिर तुमको समझ आ जाएगा वहां पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड से काफी लोग बोल रहे हैं, और काफी सर्जरीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरी भी जो है तो जो है वो इसके अंदर कवर करने का ट्राई कर। करेक्ट। तो सर ये बोल रहे और हैं इनको इवन जो दिसंबर में करानी। कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, हाँ, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो भी जो कर रही कि हैं। बड़ी कंपनीज हैं, सो वो आप उनको स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। करेक्ट। और मेजोरिटी जो है अच्छी कंपनीज हैं, वो बेसिकली एक स्पेशल फंड रखे हुए है, जो ट्रांस पीपल के लिए बेसिकली वो उसमें उसको पूरा पूरा उसका सर्जरी का जो है फाइनेंशियल टेक केयर करते हैं। ये प्राइवेट कंपनीज की मैं बता रहा हूँ, वो करेक्ट भी करते हैं। करेक्ट। परफेक्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं सर इनको दिसंबर में करानी है सर्जरी, तो आपसे कब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? अभी तो गया है दिसंबर। देखो, तो पूरा साल? अभी मैं बताता हूँ, ये देखो क्या साइकोलॉजी रहती है। अब जैसे अब पहले बोलेंगे कि जो है दिवाली पे, ठीक है, जब दिवाली आ जाएगी बोलेंगे होली पे, ठीक है, फिर होली पे आएंगे तो कहेंगे कि समर में, ठीक है, समर आएगा तो बोलेंगे कि विंटर में। देखिए, आप तो अभी तो दिसंबर गया है। दिसंबर आने में अभी बहुत समय भी है। 10 महीने हाँ, लग गए। तो जो है बेसिकली आप अपॉइंटमेंट तो यूजली 2 to 3 वीक्स का वेटिंग पीरियड है अभी। और उस
उस टाइम में आप जो है प्रिपेयर करिए, आपके जो टेस्ट हैं वो करा के रखिए और एडवांस बुकिंग दे के आप डेट, टाइम और प्लेस, क्योंकि मैं देखिए ट्रैवल करता हूँ, मैं एक जगह पे नहीं हूँ, तो आपको पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखना पड़ेगा और आप 3 वीक्स पहले जो है अपॉइंटमेंट और डेट्स ले सकते हैं। और अगर अभी दिसंबर की बुकिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। अपूर्व मिश्रा, पूछिए क्या पूछना है आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये एक जैसे अच्छा हम चांस है कि हमने बोलिए बोलिए। सर जैसे हम कोई जैसे हमें कोई चोट वगैरह लगती है या कोई लगती है तो मतलब रेनी सीजन में पकने का डर रहता है, तो मतलब अगर हम जैसे सर्जरी कराते हैं तो उसके देखिए बाद भी सीजन से, स्टिचेस वगैरह क्लाइमेट लगते से, हैं। ठंड से, गर्मी से, बारिश से, सीजन से, गर्मी से, सर्दी से कोई जो फर्क नहीं। हीलिंग है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चलो। जो लोग गर्मी में बोलेंगे ठंडी में कराना है, ठंडी में बोलेंगे बहुत ठंडी है, जैसे मैं दिल्ली में करता हूँ, दिल्ली में कड़क सर्दी पड़ती है, लेकिन पुणे और बेंगलोर यहाँ पे तो ठंडी नहीं पड़ती है, तो भी इनको चाहिए। ये हमारा साइकोलॉजिकल एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है। टाँके पकने के लिए ना गर्मी चाहिए, ना सर्दी चाहिए, ना कुछ चाहिए। अगर हमने अच्छे से टाँके, ये क्लीन सर्जरी है, वैसे भी यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो वुंड इन्फेक्शन जो है वो बहुत रेयर ही होता है। तो आप देखिए क्लाइमेट के ऊपर मत डिपेंड रहिए। और दूसरा ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि ठंड में तो हमें ठंड लगेगी, गर्मी में कैसे गारमेंट पहनेंगे। हाँ, अब मुझे ये बताइए, गर्मी में क्या वो सन जो है धूप में जाके रहते हैं? सबके हम्म, पास कूलर है, एसी है, फैन है, सब कंफर्टेबल टेम्परेचर में रहते हैं। तो ये कहने की बात है बेसिकली, थोड़ा बहुत करेक्ट। हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा गारमेंट से भी जो है बेसिकली गर्मी में भी मैंने कोई भी ऐसा ऐसा कोई जो, क्योंकि वो मेडिकल गारमेंट रहता है बेसिकली, उसमें स्वेटिंग वगैरह या ये इचिंग वगैरह नहीं होती है, तो उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नहीं, आता है। नहीं। और ये क्लाइमेट पे मत आप सोचिए कि गर्मी सर्दी, आप अपना पहले अपना आप खुद से अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, जब आप कंफर्टेबल हो, फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो, तब आप सर्जरी करा सकते हैं। कभी भी गर्मी या सर्दी का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सर्दी में ऐसे जो है टेम्परेचर हम नॉर्मल मेंटेन करके रखते हैं। करेक्ट। अगर डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं, शायद ये 18 के नहीं है, ये कह रहे हैं कि अगर इनको जो है वो करना, इनको अगर सर्जरी करानी हो तो क्या पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ेगी इनको आपसे? 18 की नहीं है ये अभी, हाँ, शायद 18 के नहीं है, 17 के हैं। 17 के हैं। देखिए ऐसे तो पेरेंट्स की परमिशन 18 के बाद ही कराएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि करेक्ट, करेक्ट, आपको हाँ, जो वही। है साइकेट्रिक क्लियरेंस जो है, जीआईडी वो सर्टिफिकेट है, 18 वो के बाद ही मिलेगी, हाँ। क्योंकि वो एक आर्बिट्री एज हमने डिफाइन कर रखी है कि हम 18 के हो जाएंगे तो हम जो है बेसिकली अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले हम्म, सकते हैं, हम्म। और जो है बेसिकली हम मैच्योर हो गए हैं, हम समझ सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने 18 रख दिया। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से 17 और 18 के बीच में ऐसा कुछ मेजर ज्यादा फर्क है ब्रेन नहीं। में या इंसान की पर्सनालिटी में हम्म, चेंज नहीं आएगा। करेक्ट। तो जो है बेसिकली थ्योरेटिकल यस हम 18 का देखते हैं। ठीक, ठीक है सर। हम्म। आई थिंक दिस इज डन। जितने सवाल आए थे वो हो गए हैं, और 1 घंटे से ऊपर का समय भी आपने हमको दे दिया, जबकि हमने सिर्फ 40 मिनट ही बोला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब आपका आने का। ये दूसरा अच्छा रहा कि पीपीटी नहीं है। देखिए पीपीटी में क्या रहता है, इनको जो है देखिए पीपीटी, मैं भी अगर पीपीटी देखता हूँ ना तो थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद तो मुझे भी नींद आने लगती ठीक है, है। तो समझ नहीं आता है। हम राइट, जितने राइट। भी सेशन है वो इंटरएक्टिव करेंगे तो उतना बेटर एब्सोल्युटली, रहेगा। एब्सोल्युटली। ये अगर पहले से ही क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस होने चाहिए, हम्म। इनकी डाउट्स होने चाहिए, तो ये पहले से आप इस तरह से करिए कि आप अपने क्वेश्चंस पहले से ही भेजना स्टार्ट करो, ये ताकि सर हम जो वही है बात है कि बोलते हैं ना सर, देखते नहीं है ये लोग, हम्म, पढ़ते नहीं है। इनको 3 दिन से जो है ना मैसेज भेज रहा हूँ कि अपने सवाल भेज दो, सवाल भेज दो। वही, क्योंकि हाँ, लिमिटेड टाइम होता है कॉल का, डॉक्टर साहब आके सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनना भी यस चाहिए, तो कम हम से कम। तो काफी अच्छा रहा सेशन, और बहुत बढ़िया। जितना हम इंटरेक्टिव रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए बिल्कुल। मैं यहाँ पे लेक्चर दूंगा हम्म, तो शायद अब मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा साइंटिफिकली
और थोड़ी सी हाई फाई इंग्लिश में बोलूंगा तो इनके ऊपर से निकल जाएगा। सो सही हम बात। इंडियन लोग हैं बेसिकली, तो इतने ज्यादा जो है ये मेडिकल टर्म से जो है बेसिकली इतने नहीं रिसर्च करते हैं, सही बात। और इतनी टफ लैंग्वेज, इतने टर्म्स बना रखे हैं, जेंडर डिस्फोरिया, इनकॉन्ग्रुएंस और ये सब दुनिया भर के, और मैस्कुलिनाइजेशन, और सर्जरी की डिटेल्स में जाऊं तो ये कैसे टेक्निक होगी, तो ये इतना बोरिंग हो जाएगा। और करेक्ट इनको ही बाद में कहेंगे कि इसका ये क्या था आज का सेशन। तो करेक्ट जितना हम ऐसे रखेंगे, उतना बेहतर इंटरेक्टिव रहेगा। रखेंगे और कॉमन क्वेश्चंस लेंगे, तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। परफेक्ट, एब्सोल्युटली। और आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल पे हम रिजल्ट्स और सर्जरी और फीडबैक जरूर देते रहते हैं। सो काफी लोग यूट्यूब फॉलो करते हैं, और मैं लाइव सेशन, ये नहीं है कि मैं वैसे भी लाइव सेशंस करता रहता हूँ नॉर्मल यूट्यूब पे। सो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा है कि हमारी कंसल्टेशन कोई चार्जेस नहीं है। आप सर्जरी कहीं से कराइए, सर्जरी कराने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे जुड़ सकते हैं, और जितना भी मेरे से पॉसिबल रहेगा, जो भी मेरे से पॉसिबल रहेगा, मैं आप लोगों को करने के लिए रेडी हूँ। और रिजल्ट और सेफ्टी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उसमें हम बेस्ट टू बेस्ट आपको देने का ट्राई करता हूँ। तो यही मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, और यही आपको बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर साहब, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जल्दी Okay, ही हम thank जो you. है दोबारा कोई कॉल करेंगे, और ये कॉल भी आपको जो है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, और आपके साथ फिर दोबारा जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यस थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऋत्विक ने काफी पूछे हैं, एंड ये सवाल मैं भेज देंगे भेज देंगे इसे। और आप मेरे से वैसे भी जुड़ सकते हैं कभी भी, ठीक है? एब्सोल्युटली, हाँ, डॉक्टर साहब का नंबर है ही। नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद।